सोचिए जरा, एक देश के युवा सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है नेपाल में 2026 में हुई एक जबरदस्त हकीकत। ये कहानी है एक जेन जी क्रांति की, जिसने दशकों से जमी जमाई सत्ता की जड़ें उखाड़ फेंकी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। 23 साल के आदित्य कर्ण का ये जो बयान है ना, ये उस जज्बे को दिखाता है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये तो एक पूरी पीढ़ी के लिए इंसाफ की लड़ाई थी। पर सवाल यह है कि ये नौबत आई कैसे। देखिए, इस चुनावी सुनामी के पीछे एक छोटी सी चिंगारी थी, एक ऐसा फैसला जिसने सालों से दबे हुए गुस्से की आग को भड़का दिया। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? एक सोशल मीडिया बैन से। जरा इन घटनाओं की रफ्तार देखिए। 4 सितंबर सरकार 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करती है। ठीक 4 दिन बाद 8 सितंबर को हजारों की तादाद में जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आते हैं। विरोध हिंसक हो जाते हैं, जिसमें दर्जनों नौजवानों की जान चली जाती है। और उसके अगले ही दिन 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ता है। सिर्फ 4 दिनों के अंदर सरकार गिर गई। तो सोशल मीडिया बैन तो बस वो आखिरी तिनका था, असली आग तो न जाने कब से सुलग रही थी। वजहें थीं सालों का भ्रष्टाचार, राजनीतिक भाई भतीजावाद, जो #नेपोकिड हैशटैग से वायरल हो गया था, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था जो ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा दे रही थी। मतलब देश के सबसे होनहार युवा अच्छे मौकों के लिए देश छोड़कर जा रहे थे। यही वो असली मुद्दे थे जिन्होंने एक छोटे से विरोध को एक पूरी क्रांति में बदल दिया। सरकार गिरने के बाद चुनावों का ऐलान हुआ और ये चुनाव एक सीधी लड़ाई बन गया, एक नए जमाने के रैपर और पुराने धुरंधरों के बीच। ये एक नई पीढ़ी की पुरानी व्यवस्था को खुली चुनौती थी। और ये रहे वो दो चेहरे जिनके बीच ये मुकाबला था। एक तरफ 35 साल के बालेन शाह, पेशे से इंजीनियर और रैपर, जो भ्रष्टाचार खत्म करने और एक पीढ़ीगत बदलाव लाने के नारे के साथ मैदान में थे। और दूसरी तरफ 74 साल के केपी शर्मा ओली, 4 बार के प्रधानमंत्री, जो पार्टी की ताकत और मौजूदा व्यवस्था का प्रतीक थे। अब लोगों के सामने चुनाव बिल्कुल साफ था। बालेन शाह की अपील एकदम अलग थी, जिसे बालेन इफेक्ट कहा जाने लगा। देखिए, एक इंजीनियर होने के नाते उनके पास तकनीकी समझ थी। एक रैपर के तौर पर उन्होंने अपने गानों के जरिए सरकार पर तीखे सवाल उठाए थे। काठमांडू के मेयर के तौर पर वो पहले ही सुधार करके अपनी काबिलियत साबित कर चुके थे। और सबसे बढ़कर उनकी आजाद सोच ने उन्हें एक असली आउटसाइडर की पहचान दी। वो उस बदलाव का चेहरा बन गए जिसकी युवा पीढ़ी को बरसों से तलाश थी। लेकिन इस राजनीतिक तूफान में हर पुराना खिलाड़ी नहीं डूबा। एक और दिग्गज नेता प्रचंड ने बचने का एक बिल्कुल अलग रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी सीट पूर्वी रुकुम की एक सेफ सीट पर बदल ली, अपनी पुरानी माओवादी सेंटर पार्टी को भंग किया और कई छोटे मोटे गुटों को मिलाकर एक नई पार्टी एनसीपी बना ली। ये पुराने दौर के एक मायर खिलाड़ी की सर्वाइवल की चाल थी। अब बात करते हैं चुनाव के नतीजों की, जो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। इसे एक चुनावी सुनामी कहना ही सही होगा। एक ऐसी सुनामी जिसने नेपाल के सियासी नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सबसे बड़ा उलटफेर हुआ झापा 5 में। ये केपी ओली का दशकों पुराना मजबूत गढ़ था, उनका किला था। और यहां बालेन शाह ने उन्हें लगभग 50,000 वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से हराया। ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, ये एक पुराने युग के अंत का साफ साफ ऐलान था। और ये है वो नंबर जिसने इतिहास रच दिया, 124। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने 165 सीधे चुनाव वाली सीटों में से 124 सीटें जीत लीं। ये नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत था आज तक का। ये टेबल उस सुनामी की पूरी कहानी बताती है। आरएसपी की 124 सीटों के सामने पुरानी पार्टियां पूरी तरह बिखर गईं। नेपाली कांग्रेस को मिली 17 सीटें, सीपीएन यूएमएल को सिर्फ 8 और एनसीपी को महज 7। मतलब सारी पुरानी पार्टियां मिलकर भी आरएसपी के आसपास तक नहीं पहुंच सकीं।
तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक नई नवेली पार्टी ने इतनी जबरदस्त और एक तरफा जीत कैसे हासिल कर ली? इसके पीछे की रणनीति और सिस्टम क्या था? इसका एक बड़ा जवाब नेपाल के चुनावी सिस्टम में छिपा है, जिसे कहते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल। आसान भाषा में समझिए, वोटर 2 वोट डालता है, एक अपने इलाके के उम्मीदवार के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए। इस सिस्टम ने आरएसपी के लिए कमाल कर दिया। उन्होंने न सिर्फ उम्मीदवार के तौर पर सीटें जीती, बल्कि पार्टी के नाम पर मिले वोटों ने उनकी जीत को एक ऐसे बहुमत में बदल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सिर्फ एक या दो नेताओं की हार नहीं थी, ये पूरे पुराने सिस्टम की हार थी। हारने वाले बड़े नामों की लिस्ट देखिए। 2 पूर्व प्रधानमंत्री, सीपीएन-यूएमएल के 11 पदाधिकारी, नेपाली कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज, पूर्व स्पीकर और कई पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब के सब आरएसपी के नए चेहरों से हार गए। अच्छा, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन एक क्रांति के बाद देश चलाना वो बिल्कुल अलग बात है। तो अब जरा एक प्रोफेसर की नज़र से देखते हैं और विश्लेषण करते हैं कि इस नई सरकार के सामने असली चुनौतियां क्या हैं। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है, क्या एक क्रांति शासन कर सकती है? क्या नारों और उम्मीदों को हकीकत की जमीन पर उतारा जा सकता है? यहीं से असली काम शुरू होता है और चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। पहली, अर्थव्यवस्था। नेपाल विदेशों से भेजे गए पैसे यानी रेमिटेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। नई सरकार को देश के अंदर ही नौकरियां पैदा करनी होंगी, खासकर जब खाड़ी देशों से आने वाले पैसे पर निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयों के चलते बहुत खतरनाक हो सकती है। दूसरी, भारत के साथ जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो आर्थिक फैसलों की आज़ादी को कम करता है। और इन सब से ऊपर लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं, जबकि सरकारी दफ्तरों में अभी भी पुरानी व्यवस्था के लोग ही बैठे हैं। तो कुल मिलाके नेपाल का 26 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा चैप्टर है। ये हमें सिखाता है कि कैसे डिजिटल दुनिया का गुस्सा एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत में बदल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये ताकत सिर्फ तोड़ना जानती है या एक नया भविष्य बना भी सकती है? इसका जवाब अब इतिहास ही देगा।